Hello students, I am Vipul Mishra, Faculty of Commerce and Management at OSN Academy. The topic of today's discussion is sampling. Sampling is a chapter basically which comes under business research methods or research methodology. This is the part of unit 5th of commerce student and unit 8th of management student. So it is a common part of both the streams. So sampling, as its note denotes, it is the part of research methodology. Research methodology, as we all know, that the method, the tools, the technique which a researcher adopt in order to complete its research study, right? Research methodology का part है आपका sampling. Sampling, as we know that we have heard about, we have studied about सैम्पलिंग टेक्निक्स जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सब आता है. सो स्टार्टिंग विद दिस, before starting the main discussion, we have to discuss certain terminologies which will come under the topic. First of all, population or universe. Population or universe means basically all the respondent which belong to a particular group or investigation. मीन्स हर वो यूनिट जो कि हमारी रेस्पोंडेंट के रूप में यूज हो सकती है, जो कि हमारी रिसर्च का हिस्सा हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन, राइट, और यूनिवर्स. देन सैंपल. सैंपल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव. इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन. इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन. मीन्स इफ देयर आर 10 people in a group, right? और उस 10 में से किसी भी एक को अगर हम अडॉप्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा, तो वो जो एक है जो कि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सैंपल. एंड द प्रोसेस इज नोन एज सैंपलिंग, राइट? सैंपल को हम सबसेट भी बोल सकते हैं. द सबसेट और इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन विच रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स or attributes of a population is known as sample. Sample किसी भी population या किसी भी universe का वो हिस्सा है जो उस population या universe की सारी characteristic को reflect कर रहा होगा, represent कर रहा होगा. तो in short, in one line we can say that sample is the subset of a population which represent the population, right? And sampling is the process of selecting और ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. पूरी पॉपुलेशन में से उसका एक हिस्सा या एक सबसेट को ड्रॉ करना, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सैंपलिंग, राइट? there is a diagram which showing the sample and the target population and the population. Means सैंपल आप देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन है. मींस जितने भी रेस्पोंडेंट हैं, जितनी भी यूनिट है उस यूनिवर्स की, वो सब पॉपुलेशन है. उस पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिसको हम अपनी इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन. एंड सैंपल इज द पार्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन. सैंपल पूरी टारगेट पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जिसको हम अपने डेटा कलेक्शन या अपने इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करते हैं, राइट? देन व्हाई वी नीड फॉर सैंपलिंग. हम सैंपलिंग करते ही क्यों हैं, राइट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन? देखिए, जब कभी भी हम बिजनेस रिसर्च मेथड्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, तो सैंपलिंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च. व्हाई? बिकॉज इफ we make a mistake or omission during the drawing of the sample from the population, so the whole investigation, the whole data, the whole input we are going to put our research method will go waste, right? अगर हमारी सैम्पलिंग ही गलत हो जा रही है, हम सही तरीके से सैंपल ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है who should be the respondent in a research study, the whole research study will go waste, सब बेकार हो जाएगा. तो why we need sampling? Sampling इसलिए जरूरी है because large population can not be convenient for the
डेटा कलेक्शन पर्पस पूरी पॉपुलेशन को हम कवर नहीं कर सकते इतनी जल्दी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसका सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं तो दैट कैन बी इजी फॉर द रिसर्चर टू हैव द कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। सेकेंड, इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये टाइम, मनी और एफर्ट, द थ्री मेन रिसोर्सेज, what three main resources we are having? It is time, money and effort. All three can be saved by having a good sampling technique. And sampling is also helpful when units of area are homogeneous. अगर सैम्पलिंग वहां पे अगर क्राइटेरिया या जहां पे भी हम जिस भी ग्रुप पे हम स्टडी कर रहे हैं वो होमोजेनस है, तो उस केस में तो सैम्पलिंग बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाती है, राइट। और जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल है, वो हमारी रिसर्च को फर्दर अच्छा करने में या सही कंक्लूजन देने में भी यूजफुल होती है। जब बहुत ज्यादा डेटा होता है, डेटा इज अनलिमिटेड, तो वहां पे भी हमें सैंपलिंग की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर फ्यू रीजन फॉर विच वी अडॉप्ट अ सैंपल फॉर अ पॉपुलेशन। If we talk about advantages of sampling, so what is the main advantage? अभी मैंने आपको बताया it is economical in nature। क्यों? क्योंकि हम पूरी जब पॉपुलेशन को कवर करते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, सैंपल का जस्ट अपोजिट आपका सेंसस होता है, जिसमें हम कंप्लीट एन्यूमरेशन करते हैं। व्हाट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन? मींस वन, the data is collected from all the units of a population। किसी पॉपुलेशन की अगर सारी यूनिट से हमको डेटा कलेक्ट करना है तो वो सेंसस कहलाता है। और इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम पूरे पॉपुलेशन के कुछ हिस्से से ही डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये कहलाता है सैंपल। सो फर्स्ट of all, the most important advantage of sampling is economical। जब हम पूरे को कवर ही नहीं कर रहे हैं, उसके किसी एक पार्ट को ही उसका रिप्रेजेंटेटिव मान करके अपनी रिसर्च का हिस्सा बना ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, राइट। देन इंक्रीज द स्पीड। जब हम सैंपल पे काम करते हैं रादर देन कंसीडरिंग द कंप्लीट पॉपुलेशन, तो ये हमारे काम को थोड़ा सा फ्लो देता है, हमारा काम जल्दी हो जाता है, स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाती है। देन एक्यूरेसी, जब हम कंप्लीट एन्यूमरेशन करेंगे, नंबर ऑफ डेटा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट ज्यादा होंगे, तो होने वाली मिस्टेक या होने वाली ओमिशन भी ज्यादा होंगी। सो जब हमारे पास एक अप्रोप्रिएट सैंपल साइज होता है, एक अप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक होती है, तो वहां पे हमसे गलती होने के चांसेस भी कंपैरेटिवली थोड़े से कम हो जाते हैं, राइट। और अगर हम बात करें कि सैंपल जो है, सैंपल एक तरीके से हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू हैव इनफ इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ रिसर्च वर्क। देन व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सैंपलिंग? इफ वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन क्या होते हैं सैंपलिंग के, तो सबसे ज्यादा होती है बायसनेस। बायसनेस अगर हमने आपको बताया, अगर सैंपलिंग टेक्निक हम गलत ले लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी अ रैंडम सैंपलिंग रादर देन अ कन्वीनियंस सैंपलिंग, लेकिन हम कन्वीनियंस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से, तो ऑब्वियस है कि वहां पे वो चीज दिक्कत कर जाएगी, हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर देगी, राइट। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, राइट। मींस अभी हमने आपको बताया अ सैंपल इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना एक सैंपल का काम है, बट ये डिसाइड कैसे करना, ये सिलेक्ट करना कि दिस पार्ट और दिस सैंपल इज द गुड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। Then need for specialized knowledge means if we talk about researcher, सैंपलिंग लगाना, सैंपल को ड्रॉ करना, सैंपलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करना, इसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती इन कंपैरिजन टू अ ऑर्डिनरी पर्सन, राइट। और वो जब तक कि हमको नहीं होगी, स्टैटिस्टिकल टूल्स की नॉलेज नहीं होगी, डेटा की नॉलेज नहीं होगी, तब तक कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपलिंग सिर्फ उस केस में होती है जहां पे बहुत ही छोटी या बहुत ही हेट्रोजिनस, बहुत वैरायटी वाली, बहुत डिफरेंट टाइप के जहां पे कंपोनेंट होते हैं, या बहुत ही स्मॉल टाइप की पॉपुलेशन है, वहां पे सैंपलिंग लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग। If we talk about characteristic of a good sample,
और वी कैन से दैट व्हाट इज अ आइडियल सैंपल, एक अच्छे सैंपल की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, हम बार बार यही चीज आपको बता रहे हैं, एक अच्छा सैंपल किसी भी पॉपुलेशन का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है। फ्री फ्रॉम एरर ड्यू टू बायसनेस, अ सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द बायसनेस, एक सैंपल जो है उसमें किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बायसनेस विल डिस्ट्रॉय our result, right? Then adequate in size for being reliable, adequate in size for being reliable का simply मतलब है कि उसी proportion में हमारा चलना चाहिए। For example, if I select 1 out of 10, it means if we have to cover 30 यूनिट, इसका मतलब यहां पे 3 होना चाहिए। तो अगर आप इस हिसाब से देखिए, हर 10 में से एक जो है वो हमारा सैंपल का पार्ट है, इसका मतलब 30 में से 3 होगा, 40 में से 4 है। अगर उसी रेशियो में चल रहा है, इसका मतलब है एडिक्वेसी ऑफ साइज वहां पे है। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम 10 में से एक रखते हैं और 20 में से भी एक ही रख रहे हैं, सो दैट विल बी रॉन्ग, वो आपका सही तरीका नहीं होगा। देन यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रिलेवेंट, जिस टर्म में हम सैंपल को ले रहे हैं, जिसको हम सैंपल यूनिट के नाम से जानते हैं, दैट शुड बी रिलेवेंट टू अवर रिसर्च स्टडी, वो हमारी रिसर्च स्टडी से रिलेवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टडी कर रहे हैं द रेस्पॉन्सेस ऑफ कंज्यूमर towards a certain category of product, so we have certain data to compare on their demographic grounds। डेमोग्राफी अगर हमको देखनी है, दोनों के रेस्पॉन्सेस देखने, तो हमें, अगर हम 100 मेल ले रहे हैं तो हमें 100 फीमेल को भी लेना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। अगर इस केस में हमने ऐसा किया, हमने सैंपल यूनिट अलग अलग कर दिया, 150 मेल ले ली और 50 फीमेल ले ली, दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड, राइट। उसके बाद में आता है कि जो भी रैंडम एरर्स होती हैं उससे वो फ्री होना चाहिए, उससे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। जो आपकी सैंपलिंग एरर्स हैं, अगर हमारा सैंपल सैंपलिंग एरर से फ्री है तो इट विल ऑब्टेन, इट कैन जनरेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट इन कंपैरिजन टू अदर्स, राइट। If we talk about sample designing process, सैंपल डिजाइनिंग प्रोसेस का सिंपली मतलब है व्हाट आर द स्टेप विच आर टेकन इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन से सैंपल को अलग करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट इज डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हमको रिसर्च स्टडी करनी है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पे, राइट, और द मैनेजमेंट फैकल्टी पे, लेट्स हैव एग्जांपल जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ फैकल्टी फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, राइट। So under this topic, the faculties who are working in the commerce and management department will be our population। लेकिन क्या जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द इंडिया हम सभी को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिक एरिया होगा, उस एरिया में भी आने वाले सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को हम शायद कंसीडर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन कि हमारी किसी पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी में टारगेट पॉपुलेशन है क्या। अगर मान लीजिए कोई रिसर्च स्टडी हो रही है जो डॉक्टर्स पे है, राइट, पेशेंट्स पे है, तो वो कैटेगरी जिस पे हमें रिसर्च स्टडी करनी है, वेदर इट कैन बी पार्ट ऑफ अवर सैंपल और नॉट, वो भले ही हमारा सैंपलिंग बनते हैं कि नहीं बनते वो बात की बात है, बट वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन में आएंगे। सेकेंड इज डिटरमाइन द सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम इज एन आउटकम ऑफ पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन की वो इकाई जिसको हमें अपनी स्टडी के लिए कंसीडर करना है, दैट इज कॉल्ड सैंपल फ्रेम। कैसे? जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की स्टडी है, राइट। सो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में आपके बीबीएस भी हैं एंड एमबीएस भी हैं। तो अब मैनेजमेंट स्टूडेंट इज अ पॉपुलेशन, बट बीबीए इज अ सैंपल फ्रेम, एमबीए इज अ सैंपल फ्रेम। उसमें उसकी वो सब यूनिट जिसको हम अपने
रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने वाले, दैट इज कॉल्ड सैंपल फ्रेम। देन सेलेक्ट अ सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक अभी हम डिस्कस करने वाले इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। Sampling techniques are those methods which a researcher adopt in order to have a good sample about the research study। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हम अभी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, जब हमारा सैंपल फ्रेम बन जाता है, फिर हमें ये देखना है कि कौन सी वाली टेक्निक इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। देन डिटरमाइन द सैंपल साइज। सैंपल साइज इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट, राइट? सैंपल साइज इज व्हाट? नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट। Means the number of person from whom we have to collect the data about the research problem। वो सारे लोग जिनसे हमें डेटा कलेक्ट करना है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, उनको हम बोलते हैं सैंपल साइज। इट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द प्रॉब्लम या डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ रिसर्च हमारा सैंपल साइज डिफर कर सकता है। अगर कहीं सैंपल साइज 300 है, इसका मतलब हमें 300 लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। सैंपल साइज कैन बी फ्रॉम 1 to जितना भी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च स्टडी। एंड लास्ट इज योर एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। जिस तरीके से भी हम सैम्पलिंग साइज डिसाइड करते हैं, उसके बाद में हम अप्रोप्रिएट सैंपल उसमें से निकाल लेते हैं। सो इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड you can see that sampling techniques and sampling method both are the same। अगर यहां पे हम बात करें तो आपने सुना होगा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ बोथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर, वेदर इट इज फ्रॉम पेपर 1 ऑल्सो एंड पेपर 2 ऑल्सो। पेपर 1 में भी रिसर्च एप्टीट्यूड में ये बहुत पूछा जाता है, और पेपर 2 में सिंस ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो ऑब्वियसली ये पूछा ही पूछा जाता है। इससे 2-3 क्वेश्चन एवरी ईयर हर सेट में ये आते हैं। सो जरा ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अदर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम रैंडम और नॉन रैंडम के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली वो सैम्पलिंग है जहां पे पॉपुलेशन की हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस है टू बी द पार्ट ऑफ द सैंपल। मींस इफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस to be part of a sample, then it is known as probability or random sampling। Means जितनी भी यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में, उन सब में एकदम इक्वल चांस है, कोई बायसनेस नहीं हो रही है कि वो सैम्पलिंग का हिस्सा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज 56 स्टूडेंट इन अ क्लास, सो एवरी स्टूडेंट is having equal chance to be part of a question paper or the answer which a teacher want, right? अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है और तो जो भी जितने भी 56 स्टूडेंट है तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं, दे आर फ्री टू आस्क, राइट? तो अगर जितनी भी पॉपुलेशन की यूनिट्स है उनमें से हर एक इक्वली एज अ सैंपल का पार्ट हो सकता है, देन इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी के 5 आपके फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स में फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें देयर इज नो क्राइटेरिया और बेसिस यूज फॉर चोजन अ सैंपल। कोई भी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है कहीं से भी। जैसे लॉटरी सिस्टम है, right? Lottery system that can be best discussed on the basis of probability sampling कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं से भी हम निकाल लेते हैं। जैसे 56 स्टूडेंट थे क्लास में और हमें 6 चाहिए, तो हम कोई भी 6 कहीं से भी रैंडमली चूज कर लेते हैं, एनी 6 ऑफ आउट ऑफ 56। दैट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये प्योर होती है, इसमें बायसनेस के सबसे कम चांसेस होते हैं, राइट? सेकेंड इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, और इसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सो सिस्टमैटिक इज द फॉर्म ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट हैविंग सर्टेन क्राइटेरिया और बेसिस। सिस्टमैटिक जो है वो भी है एक तरीके की रैंडम सैम्पलिंग ही, बट इसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर लग रहा है। जैसे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो हर
दो के गैप पे आपको एक सिस्टम दिख रहा है, अगेन टू का गैप फिर एक। तो अगर हम स्पेसिफिक और इक्वल इंटरवल के साथ में रैंडम सैंपलिंग लगाते हैं, सो इट विल कम अंडर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जैसे हमने बोला हर फिफ्थ पर्सन, एवरी सिक्स्थ पर्सन, सो आई डोंट नो हु विल बी द नेक्स्ट, बट जो भी छठे नंबर पे आएगा वो सैंपल होगा, जो भी पांचवें नंबर पे आएगा वो सैंपल होगा। मीन्स simply speaking, in one line we can say that simple random sampling with certain criteria with equal interval is known as systematic random sampling or systematic sampling, right? Then come to the next, stratified sampling. Stratified is very important, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। Stratified sampling is used where the population is heterogeneous in nature. Heterogeneous का मतलब है कि जहां पे अलग अलग वैरायटी के लोग पाए जा रहे हों, वहां पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज होती है। कैसे? स्ट्रेटा का बेसिक मीनिंग क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटा? इट इज वर्टिकल इन नेचर, राइट? वर्टिकल कैसे हम आपको बता रहे हैं, लेयरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज ऑफ एसबीआई, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर लिया कि हमें एसबीआई के जो एम्प्लॉइज हैं उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन देना है। सो एम्प्लॉइज शुड बी अरेंज इन अ हायरार्कियल मैनर। अगर हमने सारे मैनेजर्स को ही कंसीडर कर लिया, राइट, एंड हमने क्लर्क को इग्नोर कर दिया वहां पे, तो अगेन इट विल नॉट बी गुड फॉर अवर रिसर्च। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि देयर शुड नॉट बी बायसनेस। तो हमें एम्प्लॉइज को, इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले ले, वहां पे अगर हमें जॉब सेटिस्फैक्शन लगाना है, सो इट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? अगर हम फोर्थ क्लास से शुरू करते हैं, देन नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लर्क, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन associate professor, then dean, then HOD, whatever the hierarchy is। तो हमको क्या करना है, ये जो लेयर्स हम बना रहे हैं, दे आर सोशियो इकोनॉमिक लेयर्स known as strata, right? That's why the term stratify has been used। यहां पे हम क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप से हमने 100 लोगों का भरा लिया, दूसरे ग्रुप से हमने 5 लोगों के रेस्पॉन्स लिए। दैट्स रॉन्ग। अगर हमें क्या करना है, हेट्रोजिनस मार्केट को, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को पहले होमोजिनस में कन्वर्ट करना है, राइट? जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें सब मिक्स्ड हैं, राइट, बट यहां पे सबके ग्रुपिंग कर दिए गए हैं, एक तरीके के लोग एक जगह पे आ गए हैं, और अब यहां पे हर एक ग्रुप में जाकर के हमने सैंपलिंग का यूज किया है, कोई भी ग्रुप उससे छूटा हुआ नहीं है। तो ये चीज कहलाएगी क्या? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। जैसे अभी हमने जो जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज ऑफ एन यूनिवर्सिटी यूज किया, उसमें हमने सभी में 5-5-5 ले लिए, 10-10-10 ले लिए, 10 फोर्थ क्लास, 10 क्लर्क, 10 असिस्टेंट, 10 एसोसिएट, 10 प्रोफेसर, ठीक है? देन द नंबर विल बी इक्वल एंड इट विल रिफ्लेक्ट द देयर इज नो बायसनेस, राइट? तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट इज योर क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर, जैसे आपका स्ट्रेटिफाइड जो है, स्ट्रेटिफाइड यूज होता है हेट्रोजिनस मार्केट के केस में, वैसे क्लस्टर इज यूज्ड इन केस ऑफ होमोजिनस मार्केट, राइट? होमोजिनस मींस व्हेन all the members of a population, all units of a population are having the same qualities, the same characteristics, तब हम उसे बोलेंगे homogeneous, right? वहां पे हमारा लगता है क्या? क्लस्टर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली का एग्जांपल ले लें कि हमें कोई सर्वे करना है कंज्यूमर्स ऑफ दिल्ली, कंज्यूमर्स जो दिल्ली में जो कंज्यूमर हैं किसी प्रोडक्ट के, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के, उन पे फॉर एग्जांपल मेट्रो यूजर्स, राइट, जो लोग मेट्रो में जर्नी करते हैं, उनका अगर हम ओपिनियन ले रिगार्डिंग द सर्विस, तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, पूरे जो एरिया है उसको हमने छोटे छोटे, ये मानते हुए कि जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनस है, एक तरीके के लोग हैं, हमने उसको डिवाइड कर लिया
5 to 6 ब्लॉक्स में, राइट, एंड ईच ब्लॉक इज होमोजेनस इन नेचर, इनके अंदर के जो यूनिट्स हैं उनकी क्वालिटीज सेम है। और फिर हर एक ब्लॉक में जाके हमने क्या किया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान लो कि 120 लोगों का सर्वे करना है तो हमने 20 इन ईच ब्लॉक, तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम साउथ दिल्ली में जाकर के हमने 80 लोगों को ले लिया और रेस्ट पार्ट में हमने इग्नोर कर दिया, दैट्स रॉन्ग, राइट। तो ये चीज कहलाती है क्या, क्लस्टर सैंपलिंग। स्टूडेंट अगर हम बात करें मल्टी स्टेज सैंपलिंग की, सो मल्टी स्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रैंडम सैंपलिंग मेथड। मल्टी स्टेज में बेसिकली है क्या कि ये उस केस में यूज होता है जहां पे हमारा बहुत लार्ज स्केल का पॉपुलेशन होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उस बड़े पॉपुलेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर लेते हैं, राइट। मल्टी स्टेज इज बेसिकली a combination of stratified and the cluster, राइट। क्लस्टर और जो स्ट्रेटिफाइड है उसका एक मिक्सअप होता है आपका मल्टी स्टेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सेंसस का एग्जाम्पल ले लें, जो सेंसस होते हैं उसके केस में हम क्या करते हैं, कंट्री को भी डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, देन स्टेट्स इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट इनटू ब्लॉक्स, देन ब्लॉक्स के बाद में विलेज आते हैं और फिर उस लेवल पे जाकर हम रैंडम सैंपलिंग लगाते हैं, राइट। अगर हम इंडिया के बारे में कोई कंक्लूजन देते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो शायद ये चीज साउथ इंडिया के लिए नहीं लगेगी, राइट, और आपकी जो ईस्ट इंडिया है उसके लिए लग जाएगा। तो ये चीज कहना गलत होगा। अगर हम इक्वल करते हैं मींस हमने कंट्री को डिवाइड किया स्टेट्स में, स्टेट्स को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया किसमें, अगेन ब्लॉक्स में, देन विलेज, और जिस लेवल तक भी हमको जाना है हमने उसको डिवाइड अप किया, राइट। और फिर हर एक यूनिट में जाकर के हमने रैंडम सैंपलिंग लगाई। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज सैंपलिंग एंड सेंसस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। So these were the methods of probability sampling. Random sampling के वो 5 पार्ट थे। अब आते नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। So as the name indicate, non probability sampling is that type of sampling in which all the units of a population don't have chance to be part of the sample. मतलब वहां पे पॉपुलेशन की हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस था कि वो हमारे पॉपुलेशन सैंपल का हिस्सा बन पाए। नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे हर एक यूनिट के पास ऐसा चांस नहीं है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के केस में अगर हम पहला बात करें जिसको हम बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग को हम जजमेंटल सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द सैंपलिंग मेथड इन विच रिसर्चर्स सेलेक्ट अ टिपिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who might represent the large population and then collect data from the group। और ये हमारी ओन पर्पस या हमारी ओन जजमेंट के भी बेसिस पे हो सकता है। इसको हम पर्पसिव या जजमेंटल इसीलिए बोलते हैं, राइट। मींस कि हम पहले से ही डिसाइड करने लगते हैं कि इट कैन बी पार्ट ऑफ अवर इन्वेस्टिगेशन और नॉट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड जजमेंटल। Then convenience sampling, it is very popular। convenience sampling का सिंपली मतलब है कि जब हम कभी सैंपल ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन से तो वो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से द मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल सैंपल को हम प्रिफर करने लगते हैं। वो इट मे बी ड्यू टू रीच हो सकता है कि हम उन पे इजिली पहुंच जाए, या जो लोग भी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं दिल्ली में हूं और मुझे रिसर्च स्टडी करनी है तो मैं दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को ज्यादा प्रेफर करूंगा बिकॉज इट विल बी कन्वीनियंट टू मी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। वही चीज अगर हम कहीं बहुत ज्यादा दूर पे ले लेंगे देन इट विल इन्वॉल्व मोस्ट टाइम एफर्ट एंड मनी, सब कुछ उसमें बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देन कोटा सैम्पलिंग। कोटा बेसिकली कोटा मींस अ फिक्स्ड नंबर ऑफ, राइट। जब कहीं फिक्स्ड नंबर होता है तो हम उसे कोटा बोलते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें हम नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट पहले से फिक्स कर लेते हैं। मींस वी हैव डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, राइट, एंड देन कोटा इज
fixed for obtaining the sample and having the response from them. Means population में से हमें पहले से पता है इनसे 3 भरवाने हैं, उनसे 4 रेस्पॉन्स लेने हैं, उनसे 5 लोगों के रेस्पॉन्स लेने हैं. तो जब इस तरीके का फिक्स नंबर होगा तब हम उसे बोलेंगे कोटा सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसके और भी कई नाम हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं. चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और आपका चेन रेफरल दोनों बोलते हैं. इट इज अ मिक्सअप ऑफ दैट. है क्या स्नोबॉल सैम्पलिंग? वो सैम्पलिंग है जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन बोथ द थिंग्स आर डन इन अ पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन में हमें जो सैंपल है उसको आइडेंटिफाई भी करना है और उसको सिलेक्ट भी करना है. एंड वन मोर थिंग, the person who can be respondent under the snowball sampling is hidden. ये उस केस में होता है जहां पे जो सैंपल है वो मींस आप कह सकते हैं जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के वो बहुत हाईलाइटेड नहीं है या हिडन फॉर्म में है, तो वहां पे स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है. स्नोबॉल के केस में एक और चीज है, व्हाई वी कॉल इट स्नोबॉल, बिकॉज इसमें एक जो रेस्पोंडेंट है, वन रेस्पोंडेंट इंट्रोड्यूसेस अनदर रेस्पोंडेंट, राइट, वही दूसरे को बताएगा. इस तरीके से रेस्पोंडेंट्स की एक चेन जैसी बन जाती है, राइट. आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेस्पोंडेंट है एज अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, फिर वही हमें दूसरे रेस्पोंडेंट के बारे में बताएगा कि द पर्सन कैन बी योर रेस्पोंडेंट, राइट. तो ऐसा हिडन फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम मान लीजिए ड्रग एडिक्ट्स पे कोई रिसर्च कर रहे हैं या HIV पेशेंट्स पे कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसमें जो रेस्पोंडेंट है वो बहुत हाईलाइटेड नहीं है, किसी को पता नहीं है, दे आर इन हिडन फॉर्म, राइट. तो अगर हमें एक का पता चलेगा तो फिर वो हमें दूसरे से इंट्रोड्यूस करा देगा कि ही और शी माइट बी योर रेस्पोंडेंट, राइट. तो इस तरीके से एक रेस्पोंडेंट्स की चेन बनती चली जाती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्नोबॉल सैम्पलिंग और रेफरल सैम्पलिंग. क्यों? क्योंकि रेस्पोंडेंट जो है वो एक दूसरे के रेफरेंसेस से आ रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल सैम्पलिंग. सीक्वेंशियल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग दोनों एक जैसी दिखती हैं और दोनों में स्लाइट फर्क है, बट दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं. सो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग इज अनदर टाइप ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इज जो आपका स्नोबॉल है, इन केस ऑफ स्नोबॉल रेस्पोंडेंट इज नॉट फिक्स्ड और रेस्पोंडेंट इज इनडेफिनिट. आपको पता ही नहीं है कि कौन होगा, कितना होगा, डोंट नो, राइट. बट इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस. सीक्वेंशियल के केस में सैंपल साइज फिक्स्ड नहीं है, मींस हमको पता ही नहीं. जैसे हमें स्नोबॉल के केस में द सैंपल साइज वी हैव टू टेकन दैट इज 500 पीपल, मतलब हमें 500 ऐसे लोग चाहिए. जैसे एग्जाम्पल हमने ड्रग एडिक्ट का लिया था, ड्रग एडिक्ट के केस में हमने क्या किया, 500 लोगों के एग्जाम्पल लिए, तो 500 इज फिक्स्ड, दैट इज सैंपल साइज, बट हु विल बी 500 पीपल, ये तो फिक्स नहीं है. तो वो स्नोबॉल है, हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता जाएगा. बट सीक्वेंशियल के केस में रेस्पोंडेंट भी एक दूसरे से ही पता चलेगा एंड साइज इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. हमें पता ही नहीं है कि वो 50 लोग होंगे या 5000 लोग होंगे, राइट. So sample size is not fixed, is the primary quality of sequential sampling. Second thing, what is important in case of sequential sampling, it can be done item by item or group by group, right? Item by item कैसे कि one sample at a time हमने लिया या फिर हम one group at a time, right? तो वो चीज होती है. उसके अलावा में एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये है the 3 outcome which can obtained by a sequential sampling. वो 3 कौन से हैं कि अगर हम रिजेक्ट करते हैं अपनी नल हाइपोथेसिस को तो एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो जाता है. द नल हाइपोथेसिस अगर हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पे एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सेकेंड केस है डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो इफ वी डोंट रिजेक्ट द नल, इट मीन्स वी हैव टू ऑब्टेन द ऑल्टरनेट वन, हमें ऑल्टरनेट को ऑप्ट करना पड़ेगा। सो अगेन द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या तो हमें वो चीज माननी पड़ेगी या तो हमें नहीं माननी पड़ेगी। बट इफ इन केस वी फेल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, अगर हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं होता है, इन सच अ केस अनदर सैंपल और रिपीट द टेस्ट, हमको उस टेस्ट को या तो रिपीट करना पड़ेगा या फिर दूसरा सैंपल लेना पड़ेगा। दैट इज द सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सो इट वाज ऑल अबाउट द सैंपलिंग टेक्निक्स एंड सैंपलिंग मेथड्स। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।